गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग पॉलिटी की क्लास कंप्लीट करेंगे। हालांकि ये क्लास परिणाम सीरीज जो आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स या अदर स्टेट प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए मॉर्निंग में आती थी 9 से 10 11 बजे तक, लेकिन आज मॉर्निंग में ये क्लास नहीं आ पाई किसी वजह की व्यस्तता से। इस वजह से ये क्लास अब शाम में आ रही है आज। तो लास्ट क्लास हम लोगों ने जो पढ़ी थी उसमें प्रेसिडेंट वगैरह ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पूरे कर लिए थे। जिस तरीके से हमें इस चीज़ को कवर कर रहे हैं, लगभग 7 to 8 क्लास हो चुकी है और आज हम लोग इसमें कंट्रोलर ऑडिटर जनरल को पढ़ेंगे, महान्यायवादी को पढ़ेंगे। ये सारे टॉपिक आज हम कवर करेंगे। जो इस बार मतलब पहली बार इस क्लास को देख रहे हो तो प्लीज प्लेलिस्ट में आप जाइए, घटनाचक शॉर्ट नोट्स 2026। वहां पर आप इसकी सारी क्लासेस को देख सकते हैं। इंडियन ज्योग्राफी की भी मैंने 3 क्लास कंप्लीट करा दी है, उसको भी मैं जल्दी कंप्लीट करूंगा, क्योंकि पहले सोचा था कि 2 सब्जेक्ट लेकर चलूं, लेकिन उसमें ज्यादा बच्चों को परेशानी हो रही थी, इसलिए एक एक सब्जेक्ट को हम कंप्लीट करते हुए चलेंगे। और ये हमारी निशु मैम है, ये मैं हूँ। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए इस पीडीएफ के रिगार्डिंग परचेस करने के लिए, तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके इंक्वायरी कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जो भी अपडेट्स वगैरह होती है वो मैं पोस्ट करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, मेंस आंसर राइटिंग के नोट्स अगर आपको लेने होते हैं हैंड रिटन, तो आप यहाँ पर जीएस पेपर 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट इसी सेम व्हाट्सएप नंबर पे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ पर रोका था क्लास क्या है, महान्यायवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रक लेखा परीक्षक। क्या क्या बात हो रही है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 76 के अंतर्गत महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करते हैं। यहां तक तो पता है आपको, लेकिन एक प्रश्न बन जाता है कि क्या इनको जो वेतन भत्ते, सैलरी, जो भी सुविधाएं मिलती हैं, परिलब्धियां जिसको हम लोग कहते हैं, वो कौन तय करता है? क्या संसद तय करती है या राष्ट्रपति? तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन आपके अंतर्गत आता है कि यार राष्ट्रपति सामान्यतः तो हमने पढ़ा है कि नियुक्तियां करते हैं किसी भी पद को लेकर, चाहे वो संवैधानिक पद हो या फिर अन्य पद हो, लेकिन उनकी परिलब्धियां, वेतन भत्ते संसद तय करता है। तो इसीलिए इस प्रश्न को घुमाकर पूछा जाता है। तो यहां पर पारिश्रमिक के रूप में निर्धारण किया था राष्ट्रपति के द्वारा, क्योंकि सामान्यतः जैसे गवर्नमेंट चेंज होती है उसी तरीके से अटॉर्नी जनरल भी चेंज हो जाते हैं, क्योंकि अटॉर्नी जनरल सरकार का एक कानूनी सलाहकार होता है, विधिक सलाहकार होता है, जो लीगल एडवाइजरी के रूप में काम करता है। तो भाई राष्ट्रपति अपनी सरकार के लीगल एडवाइजर को अपॉइंट करता है, उसी के पद जो प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, साथ ही साथ उसका मेहनताना मजदूरी जो भी होती है वो तय कर देता है राष्ट्रपति ही। तो यहाँ पर संसद का कोई रोल नहीं आता। तो ये प्रश्न एक बार आ जाता है। हालांकि महान्यायवादी बनने के लिए जो है कि क्या क्या पॉइंट्स होते हैं वो भी जान लीजिए। योग्यताओं के तौर पे अगर हम बात करें तो वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए। बाकी वही हाई कोर्ट वाला या सुप्रीम कोर्ट वाला या जो भी नियम रहेंगे, हम जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे होंगे तो वहां पे इन चीजों को रिवाइज कर लेंगे। महान्यायवादी को भारत के सभी न्यायालयों, यानी कि सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, सभी में सुनवाई का अधिकार होता है, क्योंकि वो सरकार के विधिक सलाहकार या विधिक जो है कि पक्ष रखने वाला व्यक्ति होता है। अगर कहीं पर भी कोई भी विवाद होता है कि जैसे किसी व्यक्ति ने कोई केस किया और भारत सरकार के ऊपर केस किया है, तो भारत सरकार अपने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अटॉर्नी जनरल को उस कोर्ट में प्रेजेंट करेगी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो। आर्टिकल 88, महान्यायवादी संसद की बैठकों में भाग ले सकते हैं। बिल्कुल, जो पार्लियामेंट के सेशन होते हैं उसमें जो है कि भाग ले सकते हैं, सरकार की तरफ से बोल भी सकते हैं, यानी कोई भी अपनी विचार रख सकते हैं, कोई विवाद कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं सरकार की तरफ से, परंतु वो पार्लियामेंट के एज अ मेंबर नहीं होते हैं, इसलिए वो मतदान नहीं कर सकते हैं। अगर मान लो कोई प्रपोजल चल रहा है, उस पर जो है कि विधिक सलाहकारी अगर शक्ति चाहिए, विधिक सलाहकार चाहिए एक तरीके से, तो गवर्नमेंट के कहने पर महान्यायवादी वहां पर डिबेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सेशन में बैठ सकते हैं, सिटिंग कर सकते हैं, परंतु वहां पर वो पार्लियामेंट के मेंबर नहीं है, लोकसभा या राज्यसभा के तौर पे, इसलिए वहां पर वो मतदान नहीं कर सकते हैं। जबकि अगर एक चीज ध्यान रखना, सॉलिसिटर जनरल की बात करें तो इसको संसद की बैठक में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। अब दिमाग में आएगा कि सर सॉलिसिटर जनरल क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, सॉलिसिटर जनरल महान्यायवादी के सहायक के रूप में होते हैं। जैसे महान्यायवादी तो एक संवैधानिक पद हो ही गया, साथ ही साथ इनकी भी सहायता करने के लिए कुछ और भी सॉलिसिटर जनरल होते हैं, जिनको महाधिवक्ता भी हिंदी में सामान्यतः बोल दिया जाता है, लेकिन आप यहाँ पे राज्य के महाधिवक्ता की तरह मत इसको काउंट करना। ये महान्यायवादी के सहायक होते हैं, इनको पार्लियामेंट में बैठने का अधिकार नहीं होता है। महान्यायवादी लोकसभा या राज्यसभा की किसी समिति का सदस्य भी हो सकता है। अगर लोकसभा कोई कमेटी बना रही है किसी मुद्दे की जांच के लिए या किसी भी मामले या विधेयक को जो है कि पारित कराने के लिए, तो उसके ये मेंबर भी हो सकते हैं। अटॉर्नी जनरल की अतिरिक्त सरा के क्या कहा जा रहा है कि
अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी के अतिरिक्त भारत सरकार के अन्य कानूनी सलाहकार, विधि अधिकारी भी होते हैं, जिन्हें सॉलिसिटर जनरल या महाधिवक्ता भी कहा जाता है, अर्थात न्यायिक सलाहकार। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि अटॉर्नी जनरल तो होते ही हैं जो आर्टिकल 76 में वर्णित है, प्रेसिडेंट उनकी नियुक्ति करते हैं, परंतु उनके अलावा भी सरकार के अन्य भी कानूनी सलाहकार होते हैं, जिनको महाधिवक्ता हिंदी में कहा जाता है, इंग्लिश में सामान्यतः सॉलिसिटर जनरल कहा जाता है। तो ध्यान देना कि महाधिवक्ता वैसे तो एडवोकेट जनरल कहा जाता है राज्य के बारे में, जैसे महान्यायवादी वैसे राज्य का महाधिवक्ता, सेम पावर सेम अथॉरिटी, परंतु यहां पर जो महाधिवक्ता केंद्र के स्तर पर यूज हो रहा है उसको इंग्लिश में हम एडवोकेट जनरल नहीं बल्कि सॉलिसिटर जनरल कहते हैं। एडवोकेट जनरल जो महाधिवक्ता होते हैं वो राज्य सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी, प्रथम विधिक सलाहकार होता है, जिसे राज्यपाल आर्टिकल 165(1) के तहत नियुक्त करता है। तो जिस प्रकार से आर्टिकल 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति होती है अटॉर्नी जनरल की प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक उसी प्रकार से जो एडवोकेट जनरल है उनकी राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। और आर्टिकल 165(3) कहता है कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। और योग्यता की बात करें, जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता महान्यायवादी के लिए जरूरी होती है, ठीक उसी प्रकार से राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल बनने के लिए आपको एटलीस्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने के समान योग्यता का पालन करना पड़ता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार और इसका प्राथमिक अधिवक्ता कौन होता है? तो महान्यायवादी होता है। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि भारत के अगर सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत कोई भी मामला अगर लीगल एडवाइजरी से रिलेटेड कोई फंसता है सरकार की तरफ से, तो सरकार का रिप्रेजेंटेटिव या प्राथमिक अधिवक्ता एडवोकेट कौन बनेगा? महान्यायवादी। किस अवसर पे? भारत सरकार के अवसर पे, अगर भारत सरकार का कोई मामला आता है सुप्रीम कोर्ट में। आर्टिकल 143 सुप्रीम कोर्ट के एक आर्टिकल से रिलेटेड है जो कि सलाहकारी अधिकारिता रखता है। ओनली फॉर सर्वोच्च न्यायालय की होती है, हाई कोर्ट की मूल तथा अपीलीय अधिकारिता होती है, परंतु किसी भी प्रकार की सलाहकारी अधिकारिता नहीं होती है। मैंने प्रेसिडेंट में इस चीज को टॉपिक को डिस्कस किया था, अगर नहीं किया होगा तो सुप्रीम कोर्ट में करूंगा, लेकिन फिर भी मैं यहां पर बता देता हूं कि आर्टिकल 143 के तहत सलाहकारी अधिकारिता का मतलब है कि राष्ट्रपति किसी भी विधिक मामले पे या संवैधानिक मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कुछ सलाह ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि अगर वो सलाह संविधान निर्माण होने से पहले अर्थात 26 नवंबर 1950 से पहले के मुद्दे पर है, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को यह सलाह देनी बाध्यकारी होती है कि भैया आपको बताना कंपलसरी है। लेकिन अगर राष्ट्रपति किसी ऐसे मुद्दे पर सलाह ले रहे हैं जो संविधान निर्माण और लागू होने के बाद की प्रक्रिया है, तो उस पर चीफ जस्टिस एक तरीके से ऑप्शनल की प्रक्रिया अपनाते हैं कि अगर उनकी इच्छा हुई तो बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे। लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में राष्ट्रपति को सलाह मानने की कोई बाध्यता नहीं है, वो चाहे तो मान सकते हैं सलाह या फिर वो डिनाई कर सकते हैं। तो यही सलाहकारी अधिकारिता, और ये केवल प्रेसिडेंट के पास होती है, राज्यपाल के पास भी नहीं होती है, इसीलिए ये केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के तहत आती है। हाई कोर्ट के अंतर्गत आप मूल अधिकारिता की बात कर सकते हो, अपीली अधिकारिता की बात कर सकते हो, परंतु किसी भी प्रकार की एडवाइजरी जो अथॉरिटी है उसकी बात नहीं की जाती है। देखो, बहुत क्लियर कट तरीके से मैं डिफरेंसेस क्रिएट करते हुए चल रहा हूं ताकि आपको सारे पॉइंट हर बिंदु धीरे धीरे करके समझ में आते रहें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसी जगह पर आकर कंफ्यूज हो जाते हैं छोटे छोटे पॉइंट्स को लेके। क्योंकि यार प्रीलिम्स कोई और खेल नहीं है, कोई मास्टरमाइंड नहीं होता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस प्रीलिम्स आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को लेकर होता है, साथ ही साथ जो सिली मिस्टेक्स आप करते छोटे छोटे फैक्ट को डाउट रख के उसे तैयार नहीं कर पाते, इस वजह से आपका प्रीलिम्स नहीं हो पाता है। जब आप इन छोटे छोटे पॉइंट्स पे, इन छोटी कमियों पर काम करना शुरू कर देते ना, तो आपका प्रीलिम्स का रास्ता बहुत आसान हो जाता है। अब यहां पर देखिए, आर्टिकल 148(1) के अकॉर्डिंग कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अभी तक हमने अटॉर्नी जनरल पढ़ा, तो यहां पर आर्टिकल 148(1) के अकॉर्डिंग क्या है? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 151 के तहत क्या होता है? अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है कौन? कैग, जो महालेखा नियंत्रक परीक्षक होते हैं, ये अपनी 1 ईयर की जो रिपोर्ट होती है उसको सबमिट करते हैं राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति क्या करते हैं? उसको संसद के पटल पर रखवाते हैं, लोकसभा चाहे राज्यसभा, समांतर लोकसभा के पटल पर रखवाते हैं। इसी तरीके से कैग के द्वारा। तो यहाँ पर एक चीज और जाननी है, देखो जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है वो आर्टिकल 148 के तहत तो जो है कि नियुक्ति होती है, और 149 के तहत उनकी शक्तियां होती हैं, मतलब कि वो जो शक्तियां या कार्य जिसे हम कह सकते हैं कि वो क्या काम करते हैं। वहीं पर वो जो भी अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं उसे 151(1) के तहत राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर देते हैं, और राष्ट्रपति क्या करता है? उसे लोकसभा के सामने प्रस्तुत कर देता है। साथ ही साथ
ध्यान देना कि जो यही कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है, ये राज्यों की भी जो है कि ऑडिटिंग करता है और राज्यों को क्या करता है 151(2) के तहत क्या करता है, राज्य सरकारों के लेखों की रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप देता है और राज्यपाल संबंधित अपने विधानसभा के पटल पर रखवा देते हैं। तो अगर आपसे प्रश्न एक आधा इस तरीके से पूछे कि भैया जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है वो आर्टिकल 151 के पार्ट 2 के तहत राज्यों का भी लेखा कनेक्ट करते हैं, तो आपको बिल्कुल यस कर देना। ये मत सोचना कि सर राज्य के लिए अलग से होगा क्या, नहीं, यही आपके भारत सरकार का और राज्य सरकारों का ऑडिट करता है। आर्टिकल 148(3) के अनुसार कैग के वेतन एवं सेवा शर्तों का निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है। अब यहां पर याद करो, अभी हमने क्या पढ़ा, अटॉर्नी जनरल के बारे में पढ़ा। अटॉर्नी जनरल में क्या था कि जो भी उसके वेतन भत्ते परिलब्धियां होंगी उसका निर्धारण राष्ट्रपति करता है, इट मींस कार्यपालिका प्रमुख करता है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, सेवा शर्तें और वेतन का निर्धारण संसद कर रही है, इसका मतलब विधायिका पार्लियामेंट कर रही है। अब कार्यकाल की अगर हम बात कर लेते हैं तो कार्यकाल देखो इनका क्या होता है, कई बार होता है ये प्रश्न प्रीलिम्स में आपसे पूछे जाते हैं कार्यकाल को लेकर। तो कार्यकाल के लिए आपको सिंपल बताना है कि इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी होने पर, जिस समय ये अपॉइंट होते हैं वहां से 6 वर्ष तक अपने कार्यकाल को पूरा करते हैं, या अगर उससे पहले ही 65 ईयर इनकी कंप्लीट हो जाती है तो इनका पदभार ग्रहण खत्म हो जाता है। तो जो भी पहले पूरा हो जाए, कैग को यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल को उसी रीति से हटाया जाएगा जिस रीति से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया होती है दोनों सदनों में किसी भी सदन में चालू हो सकती है, 2/3 बहुमत का प्रयोग किया जाता है, संवैधानिक कदाचार वगैरह की बात होती है, सेम उसी तरीके से हटाया जाता है। अब यहां पर देखो इसको डिटेल करने की जरूरत नहीं क्योंकि हम टॉपिक में जब पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट वहां कवर कर लेंगे। कैग को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बराबर वेतन भी दिया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी योग्यता भी तो इतनी मानी जाती है। सेवानिवृत्ति के बाद कैग भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन पद के लिए अयोग्य होंगे। अब एक प्रश्न बहुत आसानी से पूछा जाता है कि क्या कंट्रोलर ऑडिटर जनरल पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होते हैं, तो नहीं होते हैं। अगर पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होते तो ये भारत सरकार के किसी भी पद पर आ सकते थे, नहीं आ रहे हैं। राज्य सरकार पर तो वैसे भी नहीं आएंगे क्योंकि वो छोटी पोस्ट हो जाती है, इसलिए ये पुनर्निर्वाचन के योग्य नहीं रह जाते हैं। कैग मुख्य रूप से काम क्या क्या करता है, देखो आर्टिकल 266 के तहत हमारी संचित निधि होती है, एक भारत सरकार की होती है, एक राज्य सरकार की होती है, दोनों के लिए ही आर्टिकल 266 का वर्णन किया गया है। संचित निधि के व्ययों का लेख परीक्षण एवं प्रतिवेदन करना होता है, अर्थात जो वहां से पैसा खर्च कर दिया है सरकार ने, चाहे राज्य सरकार ने चाहे केंद्र सरकार ने, उनका ऑडिट करते हैं कि भैया कहां कहां पर आपने खर्च किया है, आप उनका हिसाब दे दो। जीएसटी बिल के साथ पूरा रिपोर्ट दी जाती है कि भैया यहाँ यहाँ पर इतने बड़े कंस्ट्रक्शन में, इतने बड़े इंडस्ट्रीज में, इतने बड़े रोड टैक्स में, हर चीज में जो भी पैसा खर्च किया जाता है उस मद से उसका पूरा हिसाब बनाया जाता है। दूसरा, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा निधि जो होती है इनका भी व्ययों का लेखा परीक्षण करता है। अब यहां पर एक बात समझना कि ये फोकस किस पे कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर पे कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर पे ही फोकस कर रहे होते हैं। जो आप खर्च ऑलरेडी कर चुके हैं सरकार के माध्यम से, उन खर्चों का ब्यौरा लिया जाता है कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कि खर्च आपने दिखा दिया लेकिन वास्तविक रूप में जमीनी हकीकत में वो खर्च हुआ ही नहीं, तो कहीं भ्रष्टाचार या करप्शन ना हो रहा हो। तीसरा काम होता है केंद्र या राज्य सरकारों के भारत के अंदर या बाहर व्यय का लेखा परीक्षण। अब जैसे कई बार होता है केंद्र सरकार जो है भारत के बाहर भी अपने कुछ वैधानिक खर्च करती हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी की जो भी यात्राएं होती हैं भारत के बाहर की उनके खर्च होते हैं, या फिर किसी और भी कारणों से, ठीक है, डायस्पोरा वगैरह राजदूतावास के, तो इनके भी सभी खर्चों का ब्यौरा लिया जाता है। और राज्य सरकारों के भी इस तरीके के खर्च होते हैं, जैसे राज्य सरकार अपने राज्यों के बाहर भी तो कुछ ना कुछ खर्च करती हैं अन्य राज्यों में, तो ये भी लिया जाता है। साथ ही सरकारी कंपनी निगमों के लेखों परीक्षणों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कोई जो सरकारी कंपनियां होती हैं सरकार के अंतर्गत चलती है, जैसे एनटीपीसी हो गया, भेल हो गया, बीएसएनएल हो गया, ठीक है, इनके भी रिपोर्ट्स वगैरह कलेक्ट किए जाते हैं। तो ये मेजर काम होते हैं। तो आपने 4 अलग अलग सेक्शन में छोटे छोटे पॉइंट्स में इसको याद रख लेना है। कैग की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी संसद की होती है, क्योंकि जो कैग की रिपोर्ट होती है उस पे जो भी टीका टिप्पणी करनी होती है वो लोक लेखा समिति के माध्यम से यानी कि पार्लियामेंट के अंतर्गत की जाती है, बाकी और किसी स्तर पे नहीं की जाती है। तो ये वही कहना चाह रहे हैं। फिर आगे और देख लेते हैं हम लोग।
यहां पर देखते हैं, संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है कैग। ऐसा क्यों कहा जाता है? देखो मैं बता देता हूं कि लोक लेखा जो समिति होती है, जिसके टोटल कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य आपके लोकसभा से आते हैं और 7 सदस्य आपके राज्यसभा से आते हैं। सही मायने में देखो, भारत की जो संसद में जो सांसद होते हैं, मैक्सिमम सांसद कहीं ना कहीं अनएजुकेटेड हैं, या एक बेसिक क्राइटेरिया उन्होंने 12th या ग्रेजुएशन वगैरह पास किया है। और कैग में कौन होता है? आईएएस ऑफिसर तक के रैंक के अधिकारी होते हैं, जो बहुत टेक्निकल होते हैं, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वालिटी की जो है कि वो रिपोर्ट तैयार करते हैं। स्टैंडर्ड उनकी इंग्लिश लैंग्वेज होती है। तो हमारे भारत के नेताओं को यार कहाँ जो है कि अनपढ़ बेचारे नेता होते हैं, उन्हें कहाँ समझ में आएगी ये रिपोर्ट। लेकिन जो संवैधानिक प्रक्रिया है कि लोक लेखा समिति ही कैग की रिपोर्ट को जो है कि ऑडिट करती है या उसकी रिव्यू करती है, लेकिन उन बेचारों को समझ में तो आती नहीं है, अपने क्षेत्र की भाषा नहीं समझ में आती, इंग्लिश क्या समझ में आएगी। इसलिए वहां पर फिर कैग के अधिकारियों को बुलाते हैं कि साहब आप एक बड़े अधिकारी हैं और आप जरा हमें बताएंगे कि ये क्या क्या आपने रिपोर्ट में लिखा है। तो इसलिए उनको बैठाया जाता है। आर्टिकल 149 के तहत कैग की शक्तियां और कर्तव्य वर्णित है। याद करो, 148 में नियुक्ति है, 149 में शक्तियां और कर्तव्य है, 151 में जो एक रिपोर्ट सबमिटिंग है, 151 में राज्यपाल को रिपोर्ट सबमिट करने की बात होती है। कैग को हटाने के लिए प्रत्येक सदन में 2/3 बहुमत से पारित संकल्प होगा, जिससे राष्ट्रपति के आदेश द्वारा ही उन्हें पदच्युत किया जाएगा, साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पे। हालांकि मैंने यहाँ पे पढ़ा था ना, कैग को उसी रीति से हटाया जाएगा जिससे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए आपको प्रत्येक सदन में 2/3 बहुमत से पारित करना पड़ेगा संकल्प को, रिजोल्यूशन को, कि हाँ भैया हम इस व्यक्ति को इस पद से हटाने की अनुशंसा करते हैं। और उसके बाद जब वो पारित हो जाएगा संकल्प, तब राष्ट्रपति अपने आदेश के द्वारा जो है कि हटाएगा। लेकिन ग्राउंड ऐसा क्या होगा, कौन सा ऐसा बेस होगा जिस बेसिस पे आप उन्हें हटा रहे होंगे? तो वो बेसिस होगा कदाचार और असमर्थता। कदाचार और असमर्थता के आधार पे। संघ एवं राज्यों की लोक निधियों का अभिभावक कौन है? संघ एवं राज्यों की लोक निधियों का अभिभावक कैग को माना जाता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। क्योंकि संघ की जो निधियां होती हैं, संचित निधि हो गई, आकस्मिक निधि हो गई, या फिर राज्य की जो आकस्मिक निधि होती है, लोक निधि होती है, उनका जो है कि अभिभावक गार्जियन कौन है? कैग हो गया। तो कैग खर्च करने से मना नहीं करता है, परंतु खर्च होने के बाद जो रिपोर्ट मांगता है कि आपने कहां कहां पे खर्च किया, उसकी रिपोर्टिंग यही करता है। किस वर्ष अकाउंटिंग एवं ऑडिटिंग से अलग किया गया? मतलब कि जो अकाउंटिंग है और जो ऑडिटिंग है, लेखा परीक्षण, उनको अलग अलग किया गया तथा कैग का कार्य केवल अब भारत में सरकारी लेखा तक सीमित रह गया, 1976 में किया गया। हालांकि कैग राज्य स्तर पर अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों का निर्वहन करता है, लेकिन संघ के स्तर पर केवल और केवल वो जो है कि अपना ऑडिटिंग का काम करते हैं खर्च होने के बाद। आर्टिकल 151 में कैग की ऑडिट रिपोर्ट होती है, जो राष्ट्रपति को सबमिट होती है 151(1) में, और 152 के 2 मतलब 151 के सेकंड क्लॉज में राज्यों को दी जाती है। आर्टिकल 150 में होता है संघ के खातों का प्रपत्र एक होता है। अब एक और नया चैप्टर आता है, वरीयता क्रम। हालांकि अब इससे प्रश्न बहुत ही नाम मात्र के रह गए, जैसे बिहार पीसीएस या एमपी पीसीएस तो पूछ लेते हैं आज भी, लेकिन यूपी पीसीएस इस तरीके के प्रश्नों को अब नहीं रखता है। वरीयता क्रम की अगर हम बात करें तो यहां पर राष्ट्रपति सबसे पहले आएंगे पहली बार, फिर सेकंड नंबर पे उपराष्ट्रपति आएंगे, थर्ड नंबर पे भारत के प्रधानमंत्री आएंगे, फोर्थ नंबर पे राज्यों के राज्यपाल आएंगे। यहां तक आपको तो वर्तमान व्यक्ति दिखते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल। इसके बाद आपको नीचे बढ़ने पर भारत के पूर्व राष्ट्रपति, जो पहले राष्ट्रपति के पद को होल्ड कर चुके हैं, तो यहां पर ये आएंगे। फिर वर्तमान के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लोकसभा स्पीकर। ध्यान देना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लोकसभा स्पीकर को कहीं ना कहीं पैरेलल माना जाता है, लेकिन फिर भी दोनों शब्दावली में देखा है तो पहले मुख्य न्यायाधीश आएंगे, फिर अगली शब्दावली लोकसभा स्पीकर की आएगी। ध्यान देना, इनके पहले ही आपने राष्ट्रपति पढ़ा, उपराष्ट्रपति पढ़ा, प्रधानमंत्री पढ़ा, राज्यपाल पढ़ा, फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति आएगा, तब चीफ जस्टिस आएगा। ठीक है, कहीं आपको लगेगा कि यार प्रधानमंत्री के बाद राज्यपाल का तो पद थोड़ा छोटा है, उससे पहले मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रख दूं, तो ये गलती मत कर देना। इसके बाद लोकसभा स्पीकर के बाद कैबिनेट मंत्री आते हैं, राज्यसभा लोकसभा में विपक्ष के नेता आते हैं, नीति आयोग का फिर उपाध्यक्ष होता है और राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। क्योंकि नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष होता है उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। क्या होता है? उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। इसके बाद आप देखोगे सर्वोच्च न्यायालय के अन्य जो वरिष्ठ न्यायाधीश है उनको शामिल किया जाएगा। फिर यूपीएससी के अध्यक्ष
अध्यक्ष आएंगे, कैग आएंगे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त आएंगे अर्थात इलेक्शन कमीशन इंडिया आएंगे। फिर राज्यसभा में उपसभापति, लोकसभा का उपाध्यक्ष, नीति आयोग के सदस्य और राज्यों के उप मुख्यमंत्री। तो ये क्रोनोलॉजी है। वैसे सामान्यतः क्रोनोलॉजी में आपको ये जो है कि 7 नंबर तक का पूरा अच्छे से याद होना चाहिए। अब आ जाते हैं हम लोकसभा, जहां से सबसे ज्यादा डिमांडिंग प्रश्न बनते हैं। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है लोकसभा। अगर हम बात करें लोकसभा सीटों के लिए 1971 की जनसंख्या को आधार माना गया है, जिसे 84वें संवैधानिक संशोधन 2001 के द्वारा 2026 तक यथावत रखा गया है। इसका मतलब क्या है, जो आपकी वर्तमान में 543 लोकसभा सीटें हैं और जैसे उत्तर प्रदेश को 80 लोकसभा सीटें मिली है, जैसे महाराष्ट्र को 48 लोकसभा है, पश्चिम बंगाल को 42 है और बिहार को 40 लोकसभा सीटें, ऐसे जो अलग अलग लोकसभा सीटों का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है वो 10 लाख पर एक सीट की बात की गई है। और ये जो बेस बनाया गया जनसंख्या का, ये 1971 की जनसंख्या को आधार माना गया है। अब उस समय हो सकता है कि हमारे भारत की जनसंख्या आज जैसे 140 करोड़ है, हो सकता है उस समय 90 करोड़, 80 करोड़, कुछ इस तरीके से रही होगी जनसंख्या। तो 2026 तक उसी बेस को बनाकर आज भी 543 ही जनसंख्या मतलब सीट रहेगी। लेकिन अब जो आगे आने वाली है वो संख्या लगभग बढ़ने वाली है। ठीक है, जैसे लोकसभा की सीटें शायद 700-800 होने वाली हैं, राज्यसभा की सीटें भी जो है कि बढ़ के 400 के आसपास होने वाली है। तो इन सदस्यों की जो सीटें बढ़ने वाली है वो 2026 की जब जनगणना हो जाएगी नहीं, तो उसके बाद ही जो है कि हम इसको चेंज करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो 7th संशोधन हुआ था अमेंडमेंट 1956 के द्वारा, लोकसभा सीटें 525 निर्धारित की गई थी। फिर तीसरा संवैधानिक संशोधन 1973 में हुआ, लोकसभा सीटें 545 हो गई। यहाँ पे तीसरा नहीं होगा मेरे भाई, 1 मिनट, यहाँ पे कंफ्यूजन है, यहाँ पे 13th होगा, 13 नहीं बल्कि यहाँ पे 31 होगा। ठीक है, 31 अमेंडमेंट जो 1973 में किया गया था, उसके तहत लोकसभा की सीटें 545 निर्धारित कर दी गई थी। अच्छा, लोकसभा में यूनियन टेरिटरीज का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम 20 हो सकती हैं। लेकिन वर्तमान में अगर आप देखोगे तो दिल्ली से 7 सीटें आती हैं, चंडीगढ़ से 1, दादर नागर हवेली दमन दीव से 2 हो गई क्योंकि दोनों को अब मर्ज कर दिया गया एक एक करके, तो 2 सीटें। JNK से यानी जम्मू कश्मीर से 5 हो जाएंगी, पुदुचेरी से 1 हो जाएगी। तो अगर आप इनको जोड़ोगे तो 7, 5, 12, 2, 14, 1, 15 और 1, 16 है। वर्तमान में 16 आ रही है लेकिन अधिकतम 20 सीटें हो सकती हैं। अच्छा, यहाँ पर ये भी लद्दाख से 1, लक्षद्वीप से 1, अंडमान निकोबार से 1। लेकिन राज्यसभा में अगर यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो राज्यसभा में यूनियन टेरिटरी से 8 सीटें आ सकती है, जिसमें दिल्ली से 3 सीटें आएंगी, JNK से 4 सीटें आएंगी, पुदुचेरी से 1 सीट आएगी। क्लियर हो गया यहाँ तक। लोकसभा में जो अनुच्छेद 330 के अकॉर्डिंग SC ST को कुछ आरक्षण भी दिया गया, जैसे आपका देखोगे वंचित वर्गों के लिए जो रिजर्वेशन की बात की गई है, आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक के बीच में सारी बातें, चाहे वो राज्य विधानसभा के अंतर्गत हो, लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो, एंग्लो इंडियन हो, SC ST हो, सारे प्रोविजंस यहाँ पर दिए गए हैं। तो 330 आर्टिकल कहता है कि लोकसभा में स्पेशली SC कैटेगरी को 84 सीटें रिजर्व हैं और ST कैटेगरी को 47 सीटें रिजर्व हैं। एक और पॉइंट यहाँ पे एड ऑन करने वाली बात है कि अभी 106 अमेंडमेंट जो है कि पारित किया गया, नारी शक्ति वंदन, इसमें जो 1/3 रिजर्वेशन दिया गया है, कहा गया कि SC कैटेगरी की महिलाओं को इसी 84 में से 1/3 मिलेगा और ST कैटेगरी की महिलाओं को इसी 47 में से 1/3 मिलेगा रिजर्वेशन। उनको अलग से टोटल सीट के अंतर्गत नहीं दिया गया, इसी में से दिया जा रहा है। ST की सर्वाधिक जो आरक्षित सीटें वो कहां पर है, लोकसभा में MP से कितनी 6 सीटें, गुजरात से 4 सीटें, यूपी और बिहार में इतनी पर्याप्त मात्रा में शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जनसंख्या नहीं है कि उन्हें रिजर्वेशन दिया जाए यहां से, तो ये अलग अलग हो गया। आर्टिकल 331 के अकॉर्डिंग लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत किया जा सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। हालांकि 104वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा ये यहाँ पर 2018 नहीं रहेगा, अगर आपके पास PDF है तो इसे प्लीज करेक्ट कर लेना, 2020 होगा। 104वां संवैधानिक संशोधन जो कोरोना पीरियड में मई जून में लगभग लाया गया था, उसके द्वारा ही इसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 334 में भी संशोधन कर दिया गया कि जो राज्य विधानसभाएं होती है वहां पर भी एंग्लो इंडियन का प्रोविजन नहीं होगा और लोकसभा में भी एंग्लो इंडियन का प्रोविजन नहीं होंगे। परंतु राज्यसभा में आज भी 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करते हैं। लोकसभा का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भंग किया जा सकता है, बिल्कुल लोकसभा को भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, बशर्ते प्रधानमंत्री ने अगर सिफारिश की हो तो। अगर मंत्रिपरिषद पहले ही बहुमत खो चुकी है, अगर मान लो प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के पास पूरा बहुमत है, ठीक है, पूरी जो है कि सीट है लोकसभा में बहुमत के साथ, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह मान सकता है। लेकिन अगर बहुमत हो ही ना प्रधानमंत्री के पास, मंत्रिपरिषद के उतने सदस्य सहमत ही ना हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपनी स्वविवेक शक्ति का प्रयोग करके लोकसभा को भंग करेगा या चलाते रहेगा, ये उस पर डिपेंड करेगा।
लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है, यानी जिसे हम लोग कहते हैं स्थगन, ये आपके अध्यक्ष के द्वारा होती है। जैसे ये प्रतिदिन की कार्यवाही के बाद स्थगन कर दिया जाता है, तो ये अध्यक्ष के द्वारा होता है। राष्ट्रपति दो तीन चीज कर सकता है, लोकसभा का सत्र अवसान कर सकता है और विघटन भी कर सकता है, साथ ही साथ लोकसभा को भंग भी कर सकता है, यानी उसके 5 साल के टाइम पीरियड को कंप्लीट होने से पहले भी लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति, पहली कंडीशन। दूसरी, सत्र अवसान कर सकता है। सत्र अवसान का मतलब होता है सत्र का अवसान, जैसे मानसून सत्र हो गया, बजट सत्र हो गया, शीतकालीन सत्र हो गया, तो एक सत्र का जो है कि अवसान करने के बाद दूसरे सत्र के लिए गैप रखना, राइट। और विघटन भी कर सकता है राष्ट्रपति। लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। हालांकि जब आपातकाल समाप्त हो जाता है तो 6 महीने से अधिक समय तक वो प्रभावी नहीं रह सकता। अर्थात जैसे मान लो कि आपका जब 1964 में, हाँ 1962-64 में, देखो एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा मुझे यार, 1971 चलो मान लेते हैं, इंडो पाक वार के दौरान इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, ठीक है, बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई जा रही थी, तो उस समय जो आपका नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी, तो लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था, एक बार में संशोधन करके। लेकिन अगर देखा गया कि आपातकाल समाप्त होते ही 6 महीने तक उसको प्रोविजन में रखा गया, उसके बाद उसको कंटिन्यू कर दिया गया 5 ईयर्स के लिए, तो ये भी प्रोविजन पता रहे। अब यहाँ पे कुछ सीटें हैं, जैसे अभी लोकसभा के मतलब राज्यसभा के बारे में भी प्रश्न आया था ना यूपीपीसीएस में, आरओ की परीक्षा में, तो यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। ये वो प्रश्न यार बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं, ज्यादातर उन संख्याओं को पूछे जाते हैं, उन राज्यों को पूछे जाते हैं जहाँ पे या तो इलेक्शन होने वाले हैं या फिर इलेक्शन अभी हाल ही में हुए थे, तो ये मेजरली आपको याद होने चाहिए स्पेशली। जैसे अगर आप देखोगे, एक तरफ से देखोगे हमने जो इस तरीकों को सेट किया, तो पहले हमने कोस्टल रीजन को कवर किया है। गुजरात से शुरू करते हैं। गुजरात की राज्यसभा सीटें 11 हैं, लोकसभा सीटें 26 हैं। महाराष्ट्र की राज्यसभा सीटें 19 हैं, लोकसभा सीटें 48 हैं। गोवा की लोकसभा राज्यसभा 1 है। चलो ऐसा करते हैं ना, हम लोग पहले लोकसभा को पढ़ लेते हैं, फिर राज्यसभा को पढ़ते हैं, थोड़ा याद करना आसान होगा। आते हैं तो यहां पर देखोगे गुजरात के लिए लोकसभा सीटें 26, महाराष्ट्र के लिए 48, फिर उसके नीचे आते हैं गोवा के लिए 2, कर्नाटक के लिए 28, फिर केरल के लिए 20, और केरल से फिर हम पश्चिमी घाट को छोड़ के पूर्वी घाट की तरफ बढ़ते हैं, तो तमिलनाडु के लिए 39, पश्चिम बंगाल 42, ओडिशा 21, आंध्र प्रदेश 25, पंजाब 13, हरियाणा 10, राजस्थान 25, हिमाचल प्रदेश 4, उत्तराखंड 5, यूपी सर्वाधिक 80, बिहार 40, सिक्किम 1, असम 14, अरुणाचल प्रदेश 2, नागालैंड 1, मणिपुर 2, मिजोरम 1, त्रिपुरा 2, मेघालय 2। इसके बाद मध्य प्रदेश में 29, छत्तीसगढ़ 11, झारखंड 14, तेलंगाना 17, दिल्ली 7, पुदुचेरी 1 और जेएनके 5 है। तो ये लोकसभा सीटों की एक क्रोनोलॉजी हो गई। अब इसको आपको याद कैसे करना है, तो आपको जो है कि वीडियो पीछे कर लेनी और याद करना है, या फिर कहीं नोट डाउन कर लो, या अगर आपने पीडीएफ ले रखी होगी तो वहां से याद कर सकते हो। अच्छा, पीडीएफ कहाँ से मिल सकती है, तो यहाँ इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, जो स्टार्टिंग मैंने बताया था, वहां पे आप अपनी प्राइस लिस्ट जो भी देखेंगे उसे फॉलो करके पेमेंट करके आप पीडीएफ को ले सकते हैं। आगे बात करते हैं, अब दोबारा पढ़ेंगे लेकिन अब राज्यसभा की सीटें पढ़ेंगे। फिर वही कोस्टल एरिया को पकड़ते हैं। गुजरात के लिए 11, महाराष्ट्र 19, गोवा 1, कर्नाटक 12, केरल 9, तमिलनाडु 18, पश्चिम बंगाल 16, ओडिशा 10। अब एक बात आपके दिमाग में आनी चाहिए कि सर मैंने पश्चिम बंगाल की लोकसभा सीटें 42 पढ़ी हैं और तमिलनाडु की 39, तो फिर राज्यसभा सीटें भी तो तमिलनाडु कम होनी चाहिए। बस यहीं पे याद रखना कि तमिलनाडु के 18 राज्यसभा सीटें जबकि पश्चिम बंगाल की 16 हैं। ओडिशा 10, आंध्र प्रदेश 11, पंजाब 7, हरियाणा 5, राजस्थान 10, हिमाचल प्रदेश 3, उत्तराखंड 3, यूपी में सर्वाधिक होती राज्यसभा सीटें 31, बिहार में 16, सिक्किम में 1, असम में 7, अरुणाचल 1, नागालैंड 1, मणिपुर 1, मिजोरम 1, त्रिपुरा 1, मेघालय 1, मध्य प्रदेश 11, छत्तीसगढ़ 5, झारखंड 6, तेलंगाना 7, दिल्ली 3, पुदुचेरी 1 और जेएनके 4 हो जाएगी। तो ये आपने लोकसभा और राज्यसभा की सीटों को देखा। अब आगे हम बात करते हैं क्षेत्रफल आधारित सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, जिसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, तो लद्दाख का है। लगभग अगर आप देखोगे 1,73,266 किलोमीटर स्क्वायर है। ये लद्दाख का जो है कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल निर्वाचन क्षेत्र हो गया। बाड़मेर दूसरे नंबर पे आता है जो 55,074 किलोमीटर स्क्वायर। तीसरे नंबर पे कच्छ आता है जो 41,414 किलोमीटर स्क्वायर को कवर करता है। 6 जनवरी 2022 से नई सीमा लागू हुई। लोकसभा हेतु 95 लाख रुपए व्यय कर सकते हो। ये इलेक्शन कमीशन ने जो है कि नई सीमा तय कर दी है, संसद ने हालांकि नियम बनाया, और विधानसभा के लिए 40 लाख रुपए व्यय कर सकते हो, जबकि पहले ये कम थी। ठीक है, तो लोकसभा
लोकसभा का अगर आपको इलेक्शन लड़ना है तो आप मैक्सिमम 95 लाख रुपए तक आप व्यय कर सकते हो, ये आप लिमिट में रहोगे। और विधानसभा के लिए अगर आप इलेक्शन लड़ना चाहते हो तो 40 लाख रुपए मैक्सिमम व्यय कर सकते हो। चुनाव की जमानत राशि में भी कुछ परिवर्तन किए गए हैं। अगर आप लोकसभा चुनाव लड़ते हो जनरल कैटेगरी से तो आपके लिए क्या है, यहाँ पे कैटेगरी का मतलब जनरल से जो सीटें होती हैं 25,000 रुपए आपको जमानत फीस देनी होगी। अगर आप लोकसभा का चुनाव SC ST सीट पर लड़ते हो तो आपको 12,500 रुपए देने पड़ेंगे जमानत राशि। ये जमानत राशि का मतलब है कि जितने भी आपकी विधानसभा सीट या लोकसभा सीट में जो मतदान पड़ा है उसका एटलीस्ट आपको 1/6 मिलना चाहिए। अगर 6 वोट पड़े हैं उस जगह पे तो कम से कम आपको 1 वोट जरूर मिल जाना चाहिए। अगर आपको 1 वोट भी नहीं मिला या उससे कम मिलता है तो आपके ये पैसे रिटर्न नहीं होते हैं। लेकिन अगर आपको इतना वोट मिल जाता है कि 1 या 1 से अधिक तो आपके पैसे रिटर्न हो जाते हैं। विधानसभा की जनरल सीट पे क्या होता है 10,000 और विधानसभा की SC ST सीट के लिए 5,000। ये नई जमानत राशि है तो इसे याद रख लेना। आगे बात करते हैं लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ। 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 तक ये चुनाव हुआ। पहले हमारे पास मशीनरी इतनी बेहतर नहीं थी इसलिए हमें लगभग 5 से 6 महीने चुनाव में लगे। टोटल सीट जो थी 489 उसके लिए इलेक्शन किया गया था। अच्छा, कुछ इलेक्शन के जो है कि ईयर से जो 2023 वगैरह हम पूछे गए थे शायद 24 में मिलान करने के लिए, जैसे 11th लोकसभा चल रही है तो 11वीं लोकसभा आपकी 1996 में हुई, 7th लोकसभा 1980 में हुई, 13वीं लोकसभा 1999 में हुई, 9वीं लोकसभा 1989 में हुई और 17वीं लोकसभा आपकी 2019 में हुई। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि 2024 में जो अभी आपका इलेक्शन हुआ है ये कौन सी हुई थी तो 18th लोकसभा। जब आता ना 18वीं लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं या 18वीं लोकसभा चुनाव के निर्णय आ रहे हैं तो ये 18th लोकसभा इलेक्शन था। फिर आगे देखते हैं लोकसभा अध्यक्ष को चयनित किया जाता है। जो अपने पद की शपथ नहीं लेता है उसे हटाने के लिए लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है और इसके लिए 14 दिन की पूर्व सूचना देनी पड़ती है। अब यहाँ पर चयनित का मतलब क्या है, देखो उसका निर्वाचन तो ऑलरेडी जनता ने अपने एक लोकसभा सीट से कर दिया है। अब वो अपने लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा उसका चयन कर लिया जाता है कि भाई इस व्यक्ति को हम लोकसभा स्पीकर बनाएंगे। तो उसने एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP सांसद के रूप में उसने शपथ ली होगी, लेकिन एज अ मतलब लोकसभा स्पीकर के रूप में वो कोई शपथ नहीं लेता अलग से। और उसको हटाने का प्रोविजन है कि सभी सदस्यों का बहुमत, जिसको हम लोग कहते हैं तत्कालीन बहुमत, इसके माध्यम से उसे हटाया जा सकता है। लेकिन इसकी भी जानकारी 14 दिन पहले लिखित रूप में उसी को दे दी जाती है कि सर आपको हटाने की प्रक्रिया हम शुरू करना चाहते हैं। प्रोटेम स्पीकर क्या होते हैं, ये सामान्यतः वरिष्ठतम व्यक्ति को जो है कि वरिष्ठतम जो सांसद होते हैं उनको नियुक्त किया जाता है नए सांसदों को शपथ दिलाने के लिए। प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः नियुक्त किया जाता है नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से किसी एक को, और इसका काम बस इतना होता है कि जो नए सदस्य होते हैं उनको शपथ दिला सके। हालांकि प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति का अधिसूचना होती है वो कौन देता है, राष्ट्रपति महोदय देते हैं। कौन देते हैं, राष्ट्रपति महोदय। आर्टिकल 101 यानी 100 के 1 के अकॉर्डिंग स्पीकर निर्णायक मत का प्रयोग करता है कास्टिंग वोट मत टाई होने पर। जैसे मान लेते हैं कि अगर सदन में 543 सीटें हैं या 545 जो भी हैं और उस पे जो भी वोट पड़ती हैं तो कुछ इस तरीके से पड़ते हैं कि 200 वोट बराबर हो गए, 200 वोट पक्ष में 200 वोट विपक्ष में। ऐसी स्थिति में जो कास्टिंग वोट होता है, निर्णायक मत होता है, वो लोकसभा स्पीकर के द्वारा डाला जाता है। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, मीरा कुमारी जी, जो कि 15वीं लोकसभा के थे। हालांकि वर्तमान में ओम बिरला जी 17वीं के भी रह चुके हैं और 18वीं के भी हैं। लोकसभा के प्रथम जनजातीय अध्यक्ष कौन थे, तो PA संगमा जी थे। कौन थे, PA संगमा जी। आगे लोकसभा सचिवालय पर स्पीकर का नियंत्रण होता है। लोकसभा सचिवालय पर किसका नियंत्रण होता है, स्पीकर का। पहली लोकसभा में विपक्षी दल CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सबसे बड़ा दल बना। सर्वप्रथम 1969 में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को मान्यता प्राप्त हुई, जो कि कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया इसे। और सबसे पहले जो व्यक्ति थे वो राम सुभग सिंह थे। तो नेता प्रतिपक्ष, जैसे आज वर्तमान में राहुल गांधी है नेता प्रतिपक्ष के तौर पे, ये मान्यता 1969 से शुरू हुई थी। यानी भारतीय संसदीय परंपरा का ये पार्ट है, कोई संवैधानिक प्रोविजन नहीं है, लेकिन इनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है। पूरी तरीके सारी सुविधाएं, सरकारी आवास, सारी इनको सुख सुविधाएं दी जाती हैं। आर्टिकल 85 में संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन का पूरा प्रावधान किया गया है। सामान्यतः भारत में 3 प्रकार के सत्र बुलाए जाते हैं लोकसभा के अंतर्गत। एक बजट सत्र होता है जो सामान्यतः 1 फरवरी से हो जाता है, मानसून सत्र होता है जो मई जून में होता है, और शीतकालीन सत्र जो अक्टूबर नवंबर में शुरू किया जाता है। आर्टिकल 100 का 3 क्लॉज कहता है लोकसभा या राज्यसभा का कोरम
कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होना चाहिए, अर्थात इसकी गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या की 10 में से 1 होनी चाहिए। किस लोकसभा सीट में भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों किस लोकसभा सीट में भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों पीवीटीजी जो पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में से एक शोम्पेन जनजाति ने पहली बार अप्रैल 2024 में मतदान के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया और ये शोम्पेन जनजाति अंडमान निकोबार की है। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत कब खो देता है? जब पड़े हुए वैध मतों का 1/6 हिस्सा भी उसे प्राप्त नहीं होता है और इससे जो उसने जमानत राशि दी थी वो अपनी खो देता है। किस लोकसभा ने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं किया? तो 13th लोकसभा। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था। आर्टिकल 94 लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है, यानी जो लोकसभा स्पीकर होता है वो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देते हैं। और आर्टिकल 93 कहता है लोकसभा यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी और 94 में होता है कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष को क्या देते हैं? त्यागपत्र। उसी तरीके से उपाध्यक्ष भी किसे देंगे? अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। लोकसभा विधानसभा के चुनाव में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम की पद्धति के आधार पर कराया जाता है हमारे भारत के अंतर्गत। लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का कोई संकल्प अगर विचाराधीन है तब वो क्या क्या काम कर सकेगा और क्या नहीं करेगा? वह पीठासीन अधिकारी नहीं रहेगा। अगर उसको हटाने का कोई प्रपोजल चल रहा है तो उस दौरान वो पीठासीन अधिकारी नहीं रहेगा। उसे बोलने का अधिकार तो रहेगा लोकसभा में, लेकिन वह संकल्प पे प्रथमता मत देने का अधिकार होगा, लेकिन निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होगा। कास्टिंग वोट नहीं देता, एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर वो अपना वोट दे सकता है, परंतु निर्णायक मत नहीं देगा, क्योंकि जब वो पीठासीन अधिकारी ही नहीं रहा तो निर्णायक मत कहां से दे सकता है? तो ये अथॉरिटी उससे छीन ली जाती है। लोकसभा के अध्यक्ष के संबंध में कुछ बातें हैं। जब तक वह सदन का सदस्य है तब तक वह अध्यक्ष बना रहता है। अध्यक्ष लोकसभा के भंग होने पर भी अपने पद पर बना रहता है, भले लोकसभा भंग हो जाए। जब तक नई लोकसभा का गठन नहीं कर लिया जाता तब तक उसे अपने पद पर रखा जाता है। अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही हटाया जा सकता है। राज्यसभा में इसके संदर्भ में कोई प्रपोजल नहीं हो सकता। लोकसभा का उपाध्यक्ष की बात करें तो लोकसभा के कार्य पद्धति और कार्य संचालन नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को होगा जो अध्यक्ष तय करते हैं। सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्ति वैसी ही होगी जैसी कि अध्यक्ष की थी और उसके निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती, क्योंकि वो एज अ पीठासीन अधिकारी के रूप में काम कर रहा है। किसकी गैर मौजूदगी में? लोकसभा स्पीकर की गैर मौजूदगी में वो कार्य कर रहा है। तो यहां तक आज हम लोगों ने अपने टॉपिक को कंप्लीट कर लिया। लगभग 4 to 5 पेज हम लोग डेली डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। और अब हम लोग अगली क्लास करेंगे राज्यसभा की। तो पहले मैं पॉलिटी को ही कंप्लीट कर रहा हूं। अगर आप कहोगे कि सर इंडियन ज्योग्राफी को भी साथ में लेके चलो तो मैं उसको पैरेलल लेके चलूंगा, अदरवाइज 1 by 1 हम लोग सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।